हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। यह वीडियो केंद्र राज्य संबंध हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का 14वां भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले के बाकी के पुराने वीडियो अवश्य देखें, जिससे आप बेहतर ढंग से इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपकी सुविधा के लिए ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को और इस पूरी प्लेलिस्ट को अवश्य देखें, और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आप भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को तो अवश्य फॉलो करें। इससे आपको अपने देश की शासन व्यवस्था आदि को समझने में काफ़ी आसानी होगी। आखिर हर दिन कुछ नया सीखने में क्या ही बुरा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हम इस वीडियो में केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है और सारी की सारी शक्तियां, वो विधायी हों, कार्यपालक हों या फिनेंशियल वित्तीय शक्तियां हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य में विभाजित हैं। हमारे देश में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है और संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को भी लागू करती है। जहाँ तक बात है केंद्र और राज्य, ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता और सहकारिता जरूरी है। इस तरह से हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या हैं। अब केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हमारे संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में वर्णन किया गया है। ये क्या क्या है? पहला है, 3 दृष्टिकोणों में बांटा गया है। पहला है विधायी, दूसरा है प्रशासनिक और तीसरा है वित्तीय संबंध। अब हम देखते हैं पहला विधायी संबंध। विधायी संबंध के बारे में संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अब इसमें 4 स्थितियां बनती हैं विधायी संबंधों की। वो क्या क्या है? पहला है केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा, मतलब आधा तेरा आधा मेरा। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और चौथा है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। अब हम विधायी संबंधों का ही पहला भाग देखते हैं, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। इसका क्या मतलब है? संसद के लिए और राज्य के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर उनके कानून लागू होंगे। तो संसद का संपूर्ण देश के लिए कानून, और राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून। फिर संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति। अब संसद के लिए ये भेदभाव क्यों? राज्य उससे बोलेंगे। अब जैसा संसद को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई है, तो संसद क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र में, मतलब जो कानून बना सकती है, उस पर भी संविधान ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। जैसा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, तो संविधान ने संसद पर प्रतिबंध लगाए हैं। वो क्या क्या है? पहला, राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ये संसद के अधिनियम के समान ही इसकी पावर होगी, जो राष्ट्रपति नियम बनाएगा, और संसदीय नियमों के संशोधन एवं निरसन की भी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो ये संसद पर प्रतिबंध लगाया गया है संविधान के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी विधेयक को किसी सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू करें न करें, या उन पर जो पहले से लागू हैं उन पर संशोधन कर दें। नेक्स्ट है, असम का राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों या स्वायत्त जिलों के लिए शक्तियां दी गई हैं। अब भाई नेक्स्ट है विधायी विषयों का बंटवारा। अब जैसे मैंने बताया था कि संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो विधायी विषयों का भी बंटवारा किया जाएगा। किसमें? केंद्र और राज्यों में। अब संविधान भारत का ये 7वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय व्यवस्था करता है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, लेकिन इस समय संशोधनों के बाद इसमें टोटल 100 विषय हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे रक्षा, डिफेंस, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। अब नेक्स्ट है
राज्य सूची। सेकेंड, इसमें मूलतः 66 विषय थे, लेकिन इन विषयों में बाद में संशोधनों के द्वारा कटौती की गई और ये अब 61 विषय हैं। अब राज्य विधानमंडलों को समान परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति है। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई और कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन और बाजार इत्यादि व्यवस्थाएं राज्य सूची में रखी गई हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, समवर्ती सूची। इसमें मूलतः 47 विषय थे, लेकिन राज्य सूची के विषय को भी लेकर के इसे अब 52 विषय टोटल हो गए हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे पहला आपराधिक कानून प्रक्रिया, दूसरा है सिविल प्रक्रिया, तीसरा विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा, प्रेस एवं अन्य। अब देखते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आया था। इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था, जिसके बारे में मैंने बताया पिछले पॉइंट में। ये कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव, पक्षी और न्याय का प्रशासन, मतलब उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के गठन का अधिकार, ये समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। और अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। फिर नेक्स्ट है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। अब केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन राज्यों को ये शक्तियां परमानेंट नहीं मिली होती हैं, या ये कहें कि संविधान संसद को यह पावर दे देता है कि वो राज्य सूची के तहत भी 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बना सकता है। अब वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली तो है जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे। अब राज्यसभा अगर घोषणा कर देती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। अब इस तरह का प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए और ये प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्यों बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर इसके बाद है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो अगर इमरजेंसी प्रभावी हो जाती है तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियों को भी अधिग्रहण कर लेता है और आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक यही व्यवस्था कायम रहती है। और नेक्स्ट है राज्यों के अनुरोध की अवस्था में अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब भी संसद उस मामले में कानून बना सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, यह भी संसदीय विधान ही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अब दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन राज्य को पूरी तरह से शक्तियां नहीं है, उस पर भी केंद्र का कंट्रोल रहता है। पहला है राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। और नेक्स्ट है राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही लाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। मतलब राज्य विधानमंडल भी पूरी तरह से फ्री नहीं है, उन पर केंद्र का कंट्रोल बना ही रहता है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रशासनिक संबंध। ये संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। अब प्रशासनिक संबंधों में क्या क्या है? पहला तो कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ मामलों को छोड़कर विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान में। इस तरह केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं और राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं। और वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को ही विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, मतलब समवर्ती सूची, उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं तब तक जब तक कि संसद उस पर कोई विशेष कानून ना बना दे। फिर नेक्स्ट है राज्य एवं केंद्र के दायित्व। अब संविधान द्वारा राज्यों पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान।
और नंबर 2 है राज्यों में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह ना रखना। फिर आगे चलते हैं, राज्यों को केंद्र के निर्देश। तो राज्य कहेंगे हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। पहला क्या निर्देश है, संचार के साधनों को बनाए और उनका रखरखाव करे। नेक्स्ट है राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। और नेक्स्ट है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। फिर अगला प्रशासनिक संबंध है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है, विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाने की संविधान में उपबंध किया गया है। फिर अगला है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। अब हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय के लिए कई सारे उपबंध हैं। जैसे पहला है संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णयन कर सकता है। और सेकंड है राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की पहली परिषद 1990 में बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। और चौथा पॉइंट है संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। फिर आगे चलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अब किसी भी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की पब्लिक सर्विसेज सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इनमें अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और IFS शामिल हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। अब इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से कंट्रोल किया जाता है। इन पर मतलब पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो तात्कालिक कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा जो ICS थी, इंडियन सिविल सर्विसेज के स्थान पर IAS और भारतीय पुलिस IP के स्थान पर IPS नाम लिया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। अब 1966 में भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बना दिया गया। अब भारत का संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार देता है। अब हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, तो हम इसमें देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध के रिलेटेड इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध कई तरह के हैं। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो और इसके बाद नेक्स्ट है संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकता है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था तो अपनाई गई है, लेकिन न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। मतलब भारत के संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है और उसके ठीक नीचे उच्च न्यायालय है। ये एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। अब ये व्यवस्था क्यों की गई? ये व्यवस्था पारस्परिक जो टकराव होते हैं एवं भ्रांतियां जो बनती हैं उनको समाप्त करने के लिए अपनाई गई थी। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से हटाया भी जा सकता है। अब संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा और या पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन अवधि में संबंध क्या क्या है।
पहला है राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सेंटर को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है, और इस स्थिति में राज्य पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट खत्म हो जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ये आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर लेता है। फिर अगला है वित्तीय आपातकाल। अब आर्टिकल 360 के अंतर्गत केंद्र फाइनेंशियल क्राइसिस या वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती करने का आदेश दे सकता है। अब नेक्स्ट है अन्य उपबंध। अब राज्य के प्रशासन पर केंद्र के कंट्रोल को लेकर संविधान काफ़ी सारे अन्य उपबंध भी करता है। जैसे अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र पर 2 कर्तव्य हैं। केंद्र ये नहीं कर सकता ये काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा, उसे करना होगा। पहला क्या है, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षण। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा फुरफुरी नगर की रक्षा करूंगा। फिर नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करे, ये इनकी तरह। फिर नेक्स्ट है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उससे हटाना राज्यपाल के हाथ में नहीं है, उसे हटा सकता है केवल राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है अन्य संवैधानिक युक्तियाँ। ये क्या क्या है, कई चीज़ें तो हैं, जैसे नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, ये सभी परामर्शदात्री निकाय हैं और केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि ये सब केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय को बढ़ाते हैं। फिर अगला है वित्तीय संबंध, कैसे सेंटर और स्टेट अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपस में बांटते हैं। अब वित्तीय संबंधों के बारे में संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में वर्णन किया गया है। अब इसमें देखते हैं कराधान शक्तियों का आवंटन। अब संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में अलग अलग तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। वो क्या क्या है, पहला है संसद के पास संघ सूची है, इनकी संख्या है 15 टाइप में संसद कर निर्धारण का उपबंध कर सकती है। दूसरा है राज्य स्टेट, इनके पास 20 टाइप है टैक्सेशन का। और तीसरा है समवर्ती, ये 3 टाइप से इनके पास टैक्सेशन की शक्ति है। अब संविधान ने कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर किया है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण किया है। जैसे आयकर की उगाही और एकत्रण मतलब इसका कलेक्शन सेंटर द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी जो प्राप्तियां हैं उसको केंद्र और राज्यों के मध्य में बांटा जाता है। अब इनके अलावा संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर अनेक तरह से पाबंदियां लगाई हैं। जैसे राज्य कहेगा हे भगवान क्या जुल्म है। अब ये कौन कौन सी पाबंदी हैं, ये इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। हम देखते हैं कर राजस्व का वितरण। अब कर राजस्व का वितरण भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें क्या क्या है, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, और दूसरा है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। तीसरा है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। चौथा है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था। पांचवा है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। और छठवां है राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। अब अगला देखते हैं वित्त आयोग या फाइनेंशियल कमीशन। अब हमारे संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में फाइनेंशियल कमीशन की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। यह कई मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। वो क्या क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। सेकंड होगा वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र
से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। तीसरा है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिका के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय और राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। अब इसके बाद हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण आयोग कमीशन, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, सरकारिया आयोग और उंची आयोग, ये सब केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित हैं। अब इन सब टॉपिक पर हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से बातें करेंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।